जय हिंद दोस्तों। चलते हैं आज का आपका पेपर सेट को सॉल्व करते हैं और देखेंगे कि क्या प्रश्न आए थे आपके और उन प्रश्नों से संबंधित और कितने प्रश्न बन सकते हैं तो उनको भी बताते हुए चलते हैं ताकि आपका आगे अगर आपका कोई सेट आता है तो उसमें आप उसको कर पाएंगे। और दोस्त आप सभी देखते तो हैं लेकिन लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपका साथ साथ चैनल का भी थोड़ा सा आगे ग्रो होता रहे। तो चलते हैं इन्हीं सब बातों को समाप्त करते हुए पढ़ाई की बातें करते हैं। लिखा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे। आप लोग जानते हैं कि पानीपत की तृतीय लड़ाई, पानीपत की तृतीय लड़ाई से पहले आपकी पानीपत की 2 लड़ाइयाँ और हुई थी, उनका सन भी आपके पेपर में पूछ लेता है। तो आपका पानीपत की पहली लड़ाई को हम लोग देखते हैं, फिर दूसरी को देखते हैं, फिर आपकी तीसरी को भी देख लिया जाएगा। तो लिखा है आपका, अगर आपसे पूछा जाए कि पानीपत की प्रथम लड़ाई, तो आप बताएंगे कि पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी आपकी 1526 ईस्वी में। ठीक है, 1526 ईस्वी में किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर। ठीक है, मैं पेन बदल लेता हूँ। किसके बीच में हुई थी? इब्राहिम लोदी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में आपकी पहली लड़ाई हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था और भारत में पहली बार मुगल साम्राज्य का नींव रखा था। किसने? बाबर ने। तो आपको पूछ लेता है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई, तो आप बता देंगे इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी 1526 ईस्वी में। इसके बाद आपका आता है पानीपत की दूसरी लड़ाई जो होती है 1556 में। ठीक है, किसके बीच में होता है? ये होता है अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, एक हेमचंद्र विक्रमादित्य, या जिसे आप लोग कहते हैं क्या, हेमू भी कहते हैं, हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में आपकी पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी जाती है। अब तीसरी लड़ाई की बात करते हैं तो ये लड़ी जाती है 1761 ईस्वी में। कब लड़ी जाती है? 1761 ईस्वी में। और किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के सेनापति जिनका नाम था क्या? सदा शिवराव भाव के बीच में होता है। तो यानी किसमें होता है? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अब्दाली, और मराठों के बीच में होता है। ठीक है, और मराठों का सेनापति कौन थे? सदा शिवराम भाव। ठीक है, सदा शिवराव भाव थे। ठीक है, मराठों का नेतृत्व कर रहे थे। तो आपका क्या हो जाएगा? पानीपत की तृतीय लड़ाई मराठों और किसके बीच में हुई थी? आपकी अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। ठीक है, तो जिस प्रश्न में आपका लगेगा कि टाइम लेना चाहिए उसमें टाइम लिया जाएगा, नहीं तो बाकी प्रश्नों में टाइम नहीं लिया जाएगा। अगला है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। अगला देखिए, लिखा है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो आप लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम था क्या? बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने क्या दिया था? नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। आप लोग जानते हैं कि भगत सिंह का बहुत ही फेमस नारा था, जिसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता था इनकलाब जिंदाबाद। अगर भगत सिंह का पूछे तो आप बता देंगे इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, भगत सिंह का नारा था इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन प्रश्न का क्या था? प्रश्न का था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? आईसीसी। क्या कहते हैं? आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय आपका दुबई में है। ठीक है, इसकी अगर आपको स्थापना पूछी जाए, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। और प्रेजेंट टाइम में आपके आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? यह आपके हैं ग्रेग बर्कले। ठीक है, चलिए अगला आपका है
कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो आप लोग जानते हैं बंगलुरु। कहाँ पर स्थित है, बंगलुरु। बंगलुरु को क्या कहा जाता है, बंगलुरु को कहा जाता है आपको बागीचों का शहर, ठीक है, बागीचों का शहर भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर वैली भी किसे कहा जाता है, आपका बंगलुरु को ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला, रामायण ग्रंथ किसने लिखी। आप जानते हैं कि रामायण ग्रंथ के रचयिता कौन है, रामायण ग्रंथ के रचयिता हैं आपके महर्षि वाल्मीकि, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि। तो देखिए आपका हिंदी में वर्तनी में भी पूछ लिया जाता है कभी कभी वाल्मीकि, तो वाल्मीकि आपकी ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे उसको। चलिए वेद व्यास ने क्या लिखा था, तो वेद व्यास से अगर पूछा जाए तो इन्होंने लिखा था महाभारत। क्या लिखा था, महाभारत, ठीक। चलिए तो याद रखेंगे, बाकी आप लोग कालिदास और सूरदास की रचनाओं को तो जानते ही हैं। चलिए अगला है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो सूर्य मंदिर, देखिए सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, आपका स्थित है कोणार्क में, ठीक है, कोणार्क में स्थित है। और किसने बनवाया था, नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, ठीक है, नरसिंह देव ने बनवाया था किसका, कोणार्क का सूर्य मंदिर। अब आपसे प्रश्न पूछना है कि भारत के किस नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सभी लोग जरूर बताएंगे कि भारत के किस नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है, और जो सही आंसर देगा उसको मैं हर्ट्स दे दूंगा, ठीक है। अगला है, भारत पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहाँ की मुद्रा क्या है, रुपया है। तो आप लोग जानते हैं कि एशिया के जो देश हैं जो मुद्रा का प्रयोग करते हैं वो कौन कौन है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और इसके बाद क्या होता है आपका नेपाल। ये सब क्या करते हैं, ये सब करेंसी का उपयोग करते हैं, रुपया का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला है आपका कि कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है। तो दोस्तों इसको कैसे भूल सकते हैं, इसने तो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आया, लोगों की ज़िंदगी को इधर से उधर कर दिया, ठीक है। तो क्या था, कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या था, कोविड-19। क्या नाम था भाई, कोविड-19 नाम था, ठीक है। अगला है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की, तो आप लोग जानते हैं कि इनके रचयिता कौन है, मोहम्मद इकबाल, ठीक है। अगर आपने इस प्रश्न को टिक किया होगा तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, कौन थे, मोहम्मद इकबाल थे, ठीक है। अगला प्रश्न, पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई थी। तो पवित्र ग्रंथ गीता लिखी गई थी आपका वेद व्यास। किसने लिखा था, वेद व्यास, इनका पूरा नाम था महर्षि कृष्णद्वारपायन वेद व्यास, ठीक है। अगला, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो देखिए यही प्रश्न अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, किसके बीच में, बाबर और किसके बीच में हुआ था, इब्राहिम लोदी। और बाबर ने किसको पराजित किया था दोस्तों, बाबर ने पराजित किया था आपका इब्राहिम लोदी को। और आपके इस युद्ध में क्या हुआ था, बाबर ने सबसे पहले आपका तोप और बारूदों का प्रयोग किया था, जिसकी वजह से उसका क्या हुआ था, युद्ध में विजयी हुआ था। और भारत का पहली बार मुगल वंश का स्थापना या नींव रखी थी, किसने रखी थी, बाबर ने। तो इस प्रश्न को भी आप देखते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए आपके सामने अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग जानते हैं कि आपका नॉर्थ ईस्ट भारत का एक राज्य पड़ता है, कौन सा, आपका पड़ता है आसाम, ठीक है। तो आसाम के ही आपका क्या होता है, कामाख्या माता मंदिर। आसाम में ही क्या है आपका, कामाख्या माता मंदिर है, जिसमें आपका एक बहुत ही फेमस मेला लगता है जिसे आप कहते हैं अम्बुबाची का मेला, ठीक है। तो कहाँ पे स्थित है दोस्तों, आपका वह स्थित है आसाम में, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से दिया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए तो अब अगला बताएंगे कि मेरा प्रश्न आपसे ये है कि बताएंगे खीर भवानी मेला कहाँ पे लगता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला खीर भवानी मेला भारत के किस राज्य में लगता है।
आप लोग जरूर बताएंगे। अगला है कि प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार, सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि अशोक चक्र, ठीक है, जो आपका क्या होता है, अशोक चक्र, वही आपका है सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार, ठीक है। अब आप लोग बताएंगे कि वीरता पुरस्कार कौन सा है, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा कौन सा दिया जाता है, आप लोग उसको जरूर से जरूर बताएंगे, ठीक है। अगला है, आप प्रश्न देख पा रहे होंगे कि मार्क्सवाद का प्रमुख समर्थक किसे माना जाता है, ठीक है मित्रों। तो आप लोग जानते हैं कि इसका समर्थक किसको माना जाता है, इसको माना जाता है कार्ल मार्क्स को, ठीक है। तो आपका ये आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है मित्रों। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका अगला प्रश्न कौन सा है। चलिए दोस्तों, यह देखिएगा आपका प्रश्न है कि निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है। तो आप लोगों का यह प्रश्न, आपका 70% लोगों का यह प्रश्न आप लोगों का गलत किया होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि गामा किरण, जैसे आप पहला ऑप्शन देखोगे गामा किरण, तुरंत आप बताओगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, गामा, लेकिन वहीं पर आप हो जाते हैं, मात खा जाते हैं। वहां पे ये नहीं पूछा है कि किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, पूछा है कि इनमें से सबसे भारी कौन सी होती है। तो भारी आपकी क्या होती है, अल्फा किरण सबसे भारी होती है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप जरूर नोट करके रखेंगे, आपके एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि सबसे भारी कौन सा है। तो सबसे भारी कौन सा हो जाएगा, अल्फा किरण। और गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, ठीक है, भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होती है, गामा किरण की, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से एक बार देख लेंगे, ठीक है। अगला है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है, ठीक है। हीमोग्लोबिन आप लोग जानते हैं कि आरबीसी में पाया जाने वाला एक क्या है, आपका प्रोटीन होता है। तो यह आपका किसमें संपन्न होता है, इसमें क्या होता है, तांबा होता है, चांदी होता है, सोना होता है, या क्या होता है, लोहा। तो आप लोग जानते हैं कि रक्त के हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। अगला देखिए, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। आप जानते हैं कि लाफिंग गैस जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, देखिए मैं आपको याद करवा देता हूँ। देखिए, कोई व्यक्ति है जिसकी आंखें हैं और वो क्या कर रहा है भाई, वह आपका हंस रहा है। तो आपने कहा ऐसे चुप हो जा, यन बना दिया आपने, ठीक है। तो यन हो गया, और कितने टू है, यहाँ पे टू है, तो क्या हो जाएगा, N2O। तो ये क्या हो जाएगा, यह आपका लाफिंग गैस का फॉर्मूला हो जाता है, क्या हो जाएगा, N2O, ठीक। अगला प्रश्न देख रहे हैं कि पूछ रहा है इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है, यानी आपका उत्कृष्ट गैस कौन सी नहीं है। तो आप जानते हैं कि उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है, हीलियम, नियान, आर्गन, ठीक है, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सब कैसी गैसें होती हैं आपकी, ये सब गैसें आपकी उत्कृष्ट गैसें हैं। तो आपका इसमें क्या पूछा है कि उत्कृष्ट गैस नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का ही एक समस्थानिक होता है जिसे आप क्या कहते हैं, O3। आप बताएंगे इसका नाम क्या है, O3 को क्या कहा जाता है, ठीक है, जो सूर्य की किरणों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है। तो हिंट के रूप में आपको बता दिया है, आप इसका आंसर जरूर बताएंगे। अगला है कि किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि विटामिन सी क्या होती है, खट्टे फलों में पाई जाती है। विटामिन ए आंखों के लिए होती है, ठीक है। और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी ही क्या है, आपकी हड्डियों को मजबूत करने वाली विटामिन है, जो आपके किससे प्राप्त होती है, सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाली विटामिन है, ठीक है। और इससे होने वाले आपके रोग कौन से होता है, सूखा रोग, ठीक है। तो सूखा रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग, ठीक है। अगला देखिए, लिखा है कि बीसीजी का उपयोग की रोकथाम में किया जाता है। तो बताएंगे आपका बीसीजी का उपयोग किस रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है। तो आप जानते हैं कि एक बीमारी का नाम होता है जिसका क्या होता है, तपेदिक, ठीक है। तो तपेदिक के इलाज में आपका किसका टीका का प्रयोग होता है, बीसीजी के टीके का प्रयोग होता है, ठीक। अगला देखिए, आपका मिश्र धातु पूछा हुआ है कि पीतल में शामिल होता है। तो आप जानते हैं कि पीतल किसका होता है, आप लोग जानते हैं ना, ट्रिक पीताजी, ठीक है, यानी पीतल, तांबा और जस्ता, या जिसे बोलते हैं क्या, जिंक, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कापर और जिंक, ठीक। तो कापर जिंक कहाँ पे है, कॉपर जिंक आपका ऑप्शन नंबर सी।
तो याद रख लेंगे पिताजी, पीतल, तांबा और जिंक। तांबा को ही बोलते हैं आप कॉपर, तो इससे आप लोग याद रख पाएंगे। अगला है देखिए, लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? देखिए लेड पेंसिल, इसके संबंध में देखिए आधा लोग तो इसमें परेशान होते हैं कि लेड पेंसिल में आपका शीशा होगा, क्योंकि आप जानते हैं लेड को क्या बोलते हैं, शीशा। जब लेड पेंसिल का आविष्कार हुआ था उस समय वैज्ञानिकों को शीशा की प्राप्ति नहीं हुई थी, ठीक है। तो यह ग्रेफाइट को ही वह समझ बैठे थे, क्या, शीशा। यानी लेड पेंसिल में किसका प्रयोग होता है? ग्रेफाइट का प्रयोग करता होता है। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए लेड पेंसिल में कौन सी धातु नहीं पाई जाती? तो लेड पेंसिल में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है? सीसा लेड पेंसिल में नहीं पाई जाती, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला, निम्न में से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? तो बायोगैस, आप जो लोग जानते हैं कि बायोगैस को क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं, ठीक है। सड़ी गली जगहों से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी होती है? मीथेन होती है। तो मीथेन को ही बोलते हैं आप बायोगैस, ठीक है। धान के खेत में भी आपकी बायोगैस पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? मीथेन। और आप लोगों ने चुगाली करते हुए पशुओं को देखा होगा, तो उनके भी मुख में कौन सी गैस बन जाती है? आपकी मीथेन गैस ही बन जाती है। यह भी आपके एग्जामों में पूछा गया प्रश्न होता है, ठीक है। अगला है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस आधार पर थी? तो आप लोग जानते हैं कि मेंडलीफ को क्या माना जाता है? आवर्त सारणी का ही जनक माने जाते हैं वो। तो इनका आपको पूछा जाता है कि परमाणु क्रमांक के अनुसार थी या परमाणु भार की। तो आप जानते हैं कि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी, यह थी आपकी परमाणु भार के अनुसार थी, ठीक है। और परमाणु क्रमांक के अनुसार पर किसकी थी? तो वह मोजले की आवर्त सारणी थी, जो आपकी परमाणु क्रमांक के अनुसार बनाई गई थी, ठीक। चलिए अगला देखेंगे, संतरे में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो आप जानते हैं संतरा एक आपका खट्टा फल है, और खट्टा फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो खट्टे फलों में आपकी पाई जाती है विटामिन सी। कौन सी विटामिन? विटामिन सी पाई जाती है आपके खट्टे फलों में, ठीक है। चलिए अगला है कि बर्फ का गलनांक है, यानी बर्फ का गलनांक क्या होता है, कि कितने डिग्री पर होता है? तो वह होता है आपका 0 डिग्री, ठीक है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? यह होता है आपका 0 डिग्री, ठीक है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री। अगला देखिए, लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने से स्टेनलेस स्टील बनता है, ठीक है। यानी आपका स्टेनलेस स्टील किस धातु के साथ मिलाकर बनाया जाता है? तो आप जानते हैं क्रोमियम। किस धातु के साथ? लोहे के साथ अगर आप क्रोमियम को मिला देते हैं तो किसका निर्माण होता है? स्टेनलेस स्टील का निर्माण हो जाता है, ठीक है मित्रों। चलिए, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपका प्रयोग किया जाता है तो टेलीस्कोप। आप लोग नाम सुने होंगे, टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है आकाशीय पिंडों को देखने के लिए। अगला है कि मनुष्य के, आप लोग प्रश्न को नहीं देख पा रहे होंगे, रुकिए। मनुष्य के शरीर के किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? तो देखिए, जो आपका गुर्दा होता है, या जिसे आप क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं, यही क्या करता है? यही आपके रक्त का शुद्धिकरण करता है। अगर किडनी आपकी काम करना किसी व्यक्ति की बंद कर देती है तो उसी को क्या कहा जाता है? डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा उसके शरीर का रक्त क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है, ठीक है। उसे डायलिसिस बोलते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि किडनी की इकाई क्या होती है, तो आप जानते हैं कि किडनी की इकाई को आप क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। तो चलिए उसको भी आप लोग यहाँ पे जानते रहेंगे। अगला है आपका मैथ का सेगमेंट शुरू होता है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं मैथ को, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ कि दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो आप संख्या देख पा रहे होंगे कि संख्या क्या लिखी हुई है। लिखी हुई है 12, 15, 18 और 21। इसका आपका क्या पूछा हुआ है? इसका पूछा हुआ है महत्तम समापवर्तक।
महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं? कि वह संख्या बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या जिसके द्वारा सभी संख्याओं को काटा जा सके। तो यहाँ पर देखिए 12, 15, 18 और क्या 21। ठीक, तो इसमें अंतर कर लेते हैं तो 3, यहाँ पे अंतर कितना 3, यहाँ पे भी अंतर कितना है 3, यानी इसका आपका मैस कितना हो जाएगा, इस संख्या का मैस आपका हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखो दोस्तों, आपका अगला प्रश्न औसत का प्रश्न है, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न। अगर आपको मेरी क्लास देखे होंगे तो इस प्रश्न को आप चुटकियों में सॉल्व कर दिए होंगे। क्या लिखा हुआ है कि 12 लड़कों का औसत आयु 10 वर्ष है, इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 12वें लड़कियों की औसत आयु क्या होगा? देखिए दोस्तों, पहले आप लड़कों की संख्या लिखते हो, तो लड़कों की संख्या कितनी है 12, और 12 लड़कों की औसत कितना है? 12 लड़कों का औसत आपको दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। ठीक है मित्र, 12 लड़कों का औसत दिया हुआ है 10। आपने कहा कि 12वें लड़की का औसत अगर ज्ञात करिए। मान लीजिए 12वां लड़का आपका निकल गया है इसमें से, तो कितने लड़के बच जाएंगे? आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 11 लड़के बचेंगे। देखिए 12 लड़के थे, 12 लड़कों का औसत आयु 10 था, इसमें से आपने कहा कि 11 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 11 लड़कों की औसत आयु कितनी है? 9। 12 का है 10, 11 का है 9, यानी औसत में भी कितने की कमी हो गई है? 1 की कमी। तो इसका गुणा आप कहाँ करते हो? इसमें करते हो ना, तो 12 एकन्नम 12 और यहाँ माइनस में है तो कितना हो जाएगा? -12। ठीक, और यहाँ से 9 एकन्नम 9, तो माइनस का है तो माइनस का 9 और 12 9 कितना हो जाएगा? 12 9 21 हो जाएगा। और आप बता रहे हैं ना कि 12वां लड़का क्या है? चला गया है, यानी कैसे? तो उसका वर्ष कितना हो जाएगा? 21 वर्ष औसत आयु हो जाएगा। ठीक, बाकी आपके पास दूसरा रास्ता भी है। कैसे? यहाँ से देखिए, मैं आपको बहुत सारे रास्तों से मैथ पढ़ा सकता हूँ, बस आप पेशेंस मारकर सीख सकते हो। देखो, यहाँ 12 लड़के हैं और यहाँ कितना सा औसत है 10, कुल कितना हो जाएगा? 12 दहा में 120। 12 लड़कों का 120 है और यहाँ कितना है? 11 लड़के हैं और इनका कितना है? 9 है, तो कितना हो जाएगा? 11 9 99, घटा दीजिए। तो 120 में से 99 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? आपका 21 वर्ष। यही आपका क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को समझ में आ सकता है मेरा मेथड, तो आप लाइक और शेयर दोस्तों के पास जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न साधारण ब्याज से लिखा हुआ है कि 18,440 रुपये पर 15% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? देखिए, यहाँ पर आपका P बराबर कितना दे दिया है? ध्यान से देखिएगा, P बराबर आपको दे दिया हुआ है 18,440, और R कितना दे दिया है? R दे दिया है आपका 15% और T दे दिया है कितना? आपका 4%। ठीक है, 4 वर्ष दिया हुआ है। ठीक, तो साधारण ब्याज का फार्मूला लगा दीजिए। साधारण ब्याज का फार्मूला आपको मैंने बता रखा है, PRT बटा 100 बराबर क्या होता है? ये SI। ठीक है, तो यहाँ P का मान कितना है? P का मान है आपका 18,440, R कितना है आपका? 15% और बटे कितना? गुणे 4/100। देखिए, एक जीरो से एक जीरो काट दिया। अब ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन का भी आपके एग्जामों में बहुत ही रोल होता है, तो यहाँ से आप काटने की कोशिश मत करिएगा, इसका गुणा कर दीजिए। 15 चौका आप कर देंगे कितना? 60, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब इकाई के अंकों का भी ध्यान रखा करिए। देखिए यहाँ पे कितना 6 और यहाँ पे का 4 है, 6 चौक 24, तो इकाई के अंक पर किसमें 4 है? मात्र आपका यहीं पर 4 है। इसका क्या हो जाएगा? आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बाकी आप गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? आपका गुणा करने पर भी आपका आ जाएगा 11,064 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, तो यह आपका लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है कि एक कैंटीन में एक सप्ताह में 28 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है, तो 47 दिनों में कितने केलों की आवश्यकता होगी? दोस्तों जरा मेरी बातों को ध्यान से देखिए और समझिए मैं कैसे कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन, यानी 7 दिनों में कितने? 28 दर्जन केले। तो एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 केले होते हैं। ठीक, तो देखिए इस 7 दिनों में इतने केलों की आवश्यकता, तो एक दिन में कितने केले हो जाएंगे? 7 से भाग दो, 7 चौक 28, 12 चौक 48, यानी एक दिन में 48 केले। एक दिनों में कितने किलो की आवश्यकता होगी? 48 किलो की आवश्यकता होगी। कैसे? देखिए, एक सप्ताह में 7 दिन और 28 दर्जन, दर्जन के लिए आपने 12 से गुणा कर दिया, तो यानी एक दिन में कितना? 48 के लिए। तो आपने कहा कि
47 दिनों में कितने किलो की आवश्यकता होगी? तो गुणा कर दीजिए, 47 गुणे कितना 48 कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 2256। तो आपका किलो की संख्या हो जाएगी कितनी? 2256। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न को देखिए। लिखा हुआ है कि 2197 का घनमूल निकालो। तो आप लोगों को पता होता है कि 2197 का घनमूल क्या होता है? तो यह हो जाता है आपका किसका? यह हो जाता है आपका 13 का 13 का क्या हो जाता है आपका? क्यूब रूट होता है, तो उसका घनमूल कितना हो जाएगा आपका? 13। ठीक है, लिखा है अगला, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, उसका परिमाप कितना होगा? देखिए, आयत आयत का परिमाप कितना होता है? अगर लंबाई l चौड़ाई b हो तो क्या होता है? 2l प्लस b। तो क्या हो जाएगा? 2l कितना हो गया? 30 और चौड़ाई कितना हो गया? 20। 30 20 50 और 2 गुणे 50 करोगे कितना हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा 100 मीटर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। एक पाइप एक पानी की टंकी को दूसरी पाइप से 3 गुना पहले भर देती है। ठीक है, 3 गुना पहले भर देती है। यदि दोनों पाइप खाली टंकी को 30 मिनट में भर देती हैं तो धीरे वाली पाइप टंकी को कितनी देर में भरेगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका पाइप टंकी का है। तो इसका आंसर जल्दी से आप लोग दीजिए। देखिए, आपकी मान लीजिए एक पाइप ए हो गई और एक पाइप क्या हो गई? बी। लिखा हुआ है कि एक पानी की टंकी को दूसरी पाइप से 3 गुना पहले भरती है। कौन? पहली पाइप। अगर ये 1 में भरती तो ये कितने में कर देती है भाई? इसकी क्षमता कितनी हो जाती है? 3 हो जाती। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कह रहा है कि यानी तेज कौन है? ये वाली तेज है और ये वाली क्या है? स्लो। तो अब ये दोनों पाइप खाली टंकी को कितनी मिनट में भर सकती हैं? 30 मिनट में। यानी इनकी एक साथ क्षमता क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का एक साथ क्षमता हो जाएगा कितना? 4। और 4 गुणे कितना कर दीजिएगा? 4 गुणे 30। कुल काम हो गया कितना? कुल काम हो गया 120। अब यही 120 काम को कह रहा है कि कौन करेगा भाई? कौन करेगा? धीमी। तो धीमी वाली कौन है? धीमी वाली बी है। यानी 120 बटा कितना? 120 बटा 1 मिनट में। ठीक है, तो 120 बटा इतना मिनट, इसको मिनट में आप मिनट को घंटे में बदलोगे तो किससे भाग देना पड़ेगा? 60 से भाग दोगे तो 0 से 0 कट गया और यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 घंटा। ठीक है, यानी 120 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से आप भाग लगा दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 2 घंटा आ जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 17 से भाज्य हो। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या लिखेंगे आप? लिखते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। चलिए दोस्तों, लिखते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5। यह 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और इससे कह रहा है किससे भाग देने पर? 17 से भाग लगाना है। तो हम लोग 17 से इसमें भाग लगाते हैं, तो 17 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार में जाएगा आपका? 5 बार में। 17 पचे 85, 85 इसमें से घटाओगे तो कितना मिल जाएगा आपके पास? ये हो गया 14। ठीक है, 9 उतरेगा। अब आपका कितनी बार जाएगा? अब भाग जाएगी आपकी 8 बार में। तो 17 वाठे 100। ठीक है, 17 वाठे 159। तो आपका यहाँ से फिर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? यह आ जाएगा आपका घटाने के बाद 17 नहीं 17 वाठे 136, माफ़ करेंगे, 17 वाठे 136। देख रहे हैं ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से घटाएंगे आपका हो जाएगा 13। यह आपका एक उतर जाएगा, तो फिर कितनी बार भाग जाएगा? फिर आप 8 बार जाइए, तो 17 वाठे 136 घटा लीजिए तो 136 घटाएंगे तो फिर से आपका कितना आ जाएगा? फिर से आपका यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ से फिर आपका कितना उतर जाएगा? 9। आपका हो जाएगा 17 दूनी के 34। तो 17 दूनी के यहाँ लिख दीजिए क्या? 34 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा। तो 5 ही यही आपका शेष बच रहा है, तो यही 5 क्या करना पड़ेगा? संख्या में से घटानी पड़ती है। तो यहाँ क्या है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से क्या घटा दीजिए? 5 घटा दीजिए। तो 9 में से 5 गया कितना? 4। बाकी इसके आगे आप लिख देंगे कितना? 4 9। यही आपका क्या हो जाएगा? उस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको शेष जितना भी मिलता है उसको क्या कर देना होता है? उस अंकों में से घटा देना होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
अगला आपके सामने लिखा कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। आप जानते हैं मित्रों, समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, कड़ी में 3/4 भुजा का वर्ग। ये क्या होता है, उसके क्षेत्रफल का फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए उसकी एक भुजा दिया हुआ है 12 का, तो लिख दीजिए कड़ी में 3/4 12 गुणे 12। 12 को यहाँ से काटेंगे तो कितना हो गया 3, तो 12 तियाँ 36, यानी 36 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 36 कड़ी में 3 आपका क्या हो जाएगा, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए लिखा है कि किन्हीं दो संख्याओं का योग 25 और उनका अंतर 13 है तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए सर आपने कहा कि a प्लस बी बराबर दे दिया 15 और a माइनस बी बराबर दे दिया है कितना 13। तो यहाँ से आपको a निकालना होता है, तो a निकालने के लिए जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए आपका 2a और ये कट जाएगा, आपका यहाँ से कितना हो जाएगा 5 3 8 38। तो और यहाँ से क्या हो जाएगा 2a बराबर 38, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपका 19 है। तो देखिए 19 किस में है, मात्र एक ही संख्या में आपका 19a है। तो आप इसी को आंसर देकर क्या पढ़ जाएंगे आगे। देखिए यहाँ पे 19 6 25 और 19 और 6 का अंतर कितना हो जाएगा आपका 13। तो यह आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि एक गोला की त्रिज्या 7 सेमी है तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आप जानते हैं कि गोला आपकी एक ठोस आकृति होती है जिसका क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसकी त्रिज्या आपको दिया हुआ है कितना, इसकी त्रिज्या दिया हुआ है आपको 7 गोला है आपका। ठीक, तो इसका ये क्या हो जाता है क्षेत्रफल। तो लिख दीजिए 4 पाई का मान 22/7 और आर कितना है 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर गुणे 7 सेंटीमीटर क्या कर देंगे, कर दिया जाएगा। यहाँ से इसको काट लीजिए। अब इसका इसमें गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 7 दूनी की 14 के 4, 7 दूनी की 14 और 1 15, 154 गुणे कितना बचा हुआ है 4, 5 4 चौके 16 के 6 और 15 चौका 60 और 1 61, यानी 616। ठीक है, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका किस ऑप्शन में हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, फार्मूला याद रहेंगे आप इस प्रकार के प्रश्नों को लगा पाएंगे। तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, वहाँ पे आप मान रखकर इसका आंसर इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर लिखा हुआ है कि 8 10 15 16 और 20 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को कितनी बार लघुत्तम समापवर्तक निकालना सिखा रखा है, तो इस प्रश्न को आप इजीली कर पाएंगे। तो मैं इसको आपको लिए छोड़ देता हूं, ऐसे करके आप निकाल दीजिएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10%, 20% और 30% की क्रमिक छूटों में से एक एकल छूट किसके बराबर होगी। तो देखिए सबसे पहले आप मान लीजिए वो वस्तु रहेगी कितनी की 100, 10% की छूट देंगे तो कितना हो जाएगी 90। फिर आपने कहा कि 20% की छूट तो क्या हो जाएगी आपकी, वह हो जाएगी 80 बटा कितनी 100। फिर 30% की छूट कितना हो जाएगी 70 बटा 100 हो जाएगी। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इस 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब यहाँ से गुणा कर लीजिए आप, यहाँ से गुणा कर लीजिए 8 9 72, 8 9 72 गुणे कितना 7, 7 दूनी के 14 और 7 सते 49 और एक कितना 50 और एक अंक पे दशमलव है तो क्या लगा देंगे, ये लगा देंगे। ठीक है, अब इसको आप घटा लेंगे तो 100 में से घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो 8 9 72 और यहाँ पे कितना है बचा है आपका 7, तो गुणा कर चेक कर लेते हैं एक बार। 7 दूनी की आपका कितना आएगा 14 आएगा। ठीक है, 7 दूनी की 14 और 7 सते 49 और एक कितना 50। तो पहले कितना था 100 था, अब कितना हो गया 50.4 हो गया है। तो 100 से कितना कम हुआ है, यह 100 से कम हुआ है 49.6। 100 में से आप घटा देंगे इसको 50.4 को, तो कितना आएगा 49.4। आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि एक गांव में महिलाओं एवं पुरुषों का अनुपात 5:3 है। यदि गांव में 80 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 800 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात दिया है कितना 5:3। ठीक है, जिसमें आपने कहा कि महिलाओं की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या आपकी 5 और पुरुषों की संख्या 3 है। आपने कहा कि यदि गांव में कितने पुरुष हैं, यदि गांव में 800 पुरुष हैं
तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए निकालते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, प्रश्न में थोड़ा-सा मिस्टेक लिखा हुआ है। आपने कहा कि यहाँ पे महिलाओं और पुरुषों का अनुपात ये है, तो ये अनुपात आपका गलत लिखा है। ये अनुपात आपका होना चाहिए था कितना? 3/5, तभी इस प्रश्न को आप लगा सकते हो, ठीक है? नहीं तो आप नहीं लगा सकते। आपने कहा कि यहाँ पे एक गाँव में महिला एवं पुरुषों का अनुपात कितना है? 3/5 है, ठीक है? अब सही हुआ है 3/5। यदि गाँव में 80 पुरुष हैं, तो यहाँ पुरुषों की संख्या कितनी है? 8। अब यहाँ 5 है, तो इसी 5 को कहा हुआ है कितना? 800। 5 को कहेगा 800, 1 को कितना कहेगा? 1, 5 के नाम 5, 16 पाँचे 80। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा 160। तो पूछा है कि महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो महिलाओं की संख्या कितनी है? 3 है। तो 1 बराबर 60, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुणे 60, तो 16 तिया 48, यानी 480 आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक? अगला प्रश्न मित्र आपका है कि राम एक काम को 10 दिन में और मोहन 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो आपने कहा कि राम कर सकता है 10 दिन में और मोहन कर सकता है कितने में भाई? मोहन कर सकता है आपका 15 दिन में। एलसीएम हो जाएगा टोटल कितना? 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, टोटल क्षमता कितना हो गया? टोटल क्षमता हो गया है आपका 5, यानी 30 काम को 5 सम क्षमता से करने पर कितना दिन आ जाएगा? 5 छक्का 30, यानी हो जाएगा आपका 6 दिन। ठीक है दोस्तों? चलिए, इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ बी से आपने कहा कि एक माइनस कर लिया है और यहाँ से क्या हो जाएगा? ओ पी, और यहाँ से क्या किया है? ओ पी क्यू, यहाँ से आपका 2 प्लस कर दिया है। ठीक है? तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है 2, ठीक है? ओ आपका होता है कितना? 15, और यहाँ से क्या होता है आपका x 24, ये होता है ई 5, आर कितना होता है? 18। इस प्रकार क्या लिखा हुआ? ए क्यू लिख दिया है आपका 17, डब्ल्यू लिख दिया है आपका 23, जी होता है आपका 7, क्यू होता है कितना? 17। तो क्या किया हुआ है आपका? यह देख लीजिए, कोड कर लीजिए और इसका आंसर लगा देते हैं। वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो रहा था, तो इसीलिए मैं आपका यहीं पे रोकने का इजाज़त चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, इसका आंसर तो मैं दिल्ला भूल भूल गया। तो इसका आंसर इसी प्रकार क्या हो जाएगा? देखो, यू से एक माइनस कर देगा और यहाँ से आपका कर देगा और ये कर दिया, और इसी प्रकार इसका कोड लगा कर क्या कर देगा? इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? दोस्तों, एक रीजनिंग का प्रश्न मुझे अच्छा लगा, इसको करवा देता हूँ। लिखा कि एक लड़के ने एक लड़की का परिचय देते हुए कहा, वह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है, तो लड़के का लड़की से क्या संबंध है? देखो, कौन कह रहा है? लड़की बोल रही है। कौन बोली? लड़की ने कहा, वह मेरे चाचा, यहाँ देखिए क्या हो जाएगी आपकी? लड़की, ठीक है? लड़की के पिता, कहा ना कि वह मेरे पिता, इसके क्या होंगे भाई? इसके होंगे पिता, और पिता के क्या होंगे? भाई, वही तो होंगे ना इसके चाचा। तो क्या लिखा है कि वह मेरे चाचा के पिता, यानी इन दोनों का पिता, चाचा के पिता की बेटी है, यानी इनके पापा और चाचा की कौन? बहन का बेटा है, यानी यहाँ पे जो वो लड़का है वह उसकी फूआ का लड़का है। तो कह रहा है, तो लड़के का लड़की से क्या संबंध है? ठीक है? तो लड़के का लड़की से क्या संबंध है? तो क्या हो जाएगा उसका? वह उसका क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा। बात आई समझ में? क्योंकि कहा है लड़की ना, वह मेरे चाचा, यानी इसके पिता का भाई, और उसके क्या? उसके पिता की क्या? बेटी, और बेटी का क्या है? वो लड़का है। तो क्या हो जाएगा? उसका भाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी आप लोग आपके 2 प्रश्न छूटे हुए हैं, उसको कर लीजिएगा। जय हिंद।